स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सीक प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पेपर को, एग्जामिनेशन की डेट थी 22/12/2012। इस क्वेश्चन पेपर के हमने प्रीवियस वीडियो में 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो इसमें हम 31 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 30 नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द बिल्डिंग सिंबल यूज्ड फॉर फिलेट बेल्ट इज। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें फिलेट बेल्ट को निम्नलिखित में से किस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यही पूछा गया है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है त्रिभुज के आकार का, इसी को हम क्या कहते हैं, फिलेट बेल्ट के नाम से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। जब भी ड्राइंग में हमें इस बिल्डिंग को या विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग को प्रदर्शित करना होता है, अगर वहां पर हमें फिलेट बेल्ट को प्रदर्शित करना है तो फिलेट बेल्ट को त्रिभुज के साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली कुछ प्रमुख प्रकार के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बिल्डिंग सिंबल, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये फिलेट बेल्ट का हो गया। फिलेट बेल्ट के बाद पूछा जाता है प्रोजेक्शन बेल्ट का निशान क्या होता है। तो प्रोजेक्शन के लिए एक सिंपल सा एक हम सर्किल बना देते हैं। इसके बाद अगर सीम वेल्डिंग के बारे में पूछा जाता है तो सीम वेल्डिंग को कुछ इस प्रकार से एक सर्किल बना के काट दिया जाता है, ये सीम वेल्डिंग का सिंबल हो गया। स्क्वायर वेल्डिंग को सिंबल को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। बी वेल्ड का सिंबल इस प्रकार से हो गया। ठीक, तो कुछ ये प्रमुख प्रकार के वेल्डिंग सिंबल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये किसका है, ये हो गया सीम वेल्डिंग का। फिर इसके बाद ये हो गया आपका स्पॉट या प्लग वेल्डिंग, सॉरी ये किसका हो गया, स्पॉट और प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। यदि प्लग वेल्डिंग का पूछा जाता है तो प्लग वेल्डिंग को कुछ हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा हो गया किसका वेल्डिंग सिंबल, फिलेट बेल्ट का। ठीक, इसके बाद अगर इस सिंबल की बात की जाए कुछ इस प्रकार का बना हुआ है तो ये होता है प्लग वेल्डिंग का। ठीक, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का सिंबल ये हो गया, सिंबल वेल्डिंग सीम वेल्डिंग का सिंबल ये हो गया और स्क्वायर वेल्डिंग का सिंबल ये हो गया। ये कुछ प्रमुख प्रकार के सिंबल हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर में पूछा गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग द बियरिंग प्रेशर इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो कहने का मतलब क्या है, कोई एक हमारा शाफ्ट है। ठीक, मान लीजिए कोई एक ये शाफ्ट दी गई है। अब इस शाफ्ट के अगर परपेंडिकुलर में कोई लोड लग रहा है, ओके, ये मान लीजिए कोई हमारी शाफ्ट दी गई है। अब इस शाफ्ट के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, उसके एक्सिस के लंबवत दिशा में। ये हो गया शाफ्ट का एक्सिस। अब शाफ्ट के एक्सिस के लंबवत दिशा में अगर यहां से कोई इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं और किस बेयरिंग में इस प्रकार का फोर्स लगता है। तो अगर एक्सिस के लंबवत 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है तो बेसिकली होता है जनरल बेयरिंग में होता है। और यदि शाफ्ट के एक्सिस के मींस पैरेलल फोर्स लगता है, मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट को हम उस दिशा में ना बनाकर हम क्या करते हैं, उसको कुछ इस डायरेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, शाफ्ट को हमने क्या किया, कुछ इस डायरेक्शन में बनाया। और अगर यहाँ से जो हमारा लोड, अब यहाँ पर जो लोड लगता है तो ये क्या होता है, शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल लोड लगता है। तो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल लोड लगता है थ्रस्ट बेयरिंग में और लंब दिशा में 90 डिग्री पर लोड लगता है जनरल बेयरिंग में। आपको क्लियर होना चाहिए। जनरल बेयरिंग का दूसरा ही नाम होता है, मींस इसे रेडियल बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं जनरल बेयरिंग को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि इसमें लोड शाफ्ट के एक्सिस के 90 डिग्री पर लगता है। सेकंड आता है इसमें फुट स्टेप बेयरिंग। तो फुट स्टेप बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है जहां पर कोई रोटेटिंग शाफ्ट होती है, घूमती हुई शाफ्ट होती है, उसको खड़ी अवस्था में सपोर्ट देने के लिए, वर्टिकल में सपोर्ट देने के लिए फुट स्टेप बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और बात की जाए अगर थ्रस्ट बेयरिंग की, तो थ्रस्ट बेयरिंग का भी हमने देखा कि थ्रस्ट बेयरिंग में क्या होता है, इसमें लोड शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल लगता है, समांतर दिशा में लगता है। ठीक, बॉल बेयरिंग बेसिकली एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आती है, जिसमें रोलिंग एलिमेंट के रूप में बाल का प्रयोग किया जाता है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर, द टॉलरेंस ग्रेड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। ठीक, घर्षण प्रक्रिया द्वारा कम खर्च में जिस सहिष्णुता ग्रेड को प्राप्त किया जाता है वो क्या है, हमने डिस्कस किया था लिमिट फ्री टॉलरेंस में। बेसिकली आईटी ग्रेड्स को कितने प्रकार के, आईटी 0 1, फिर आईटी 0 ... आईटी
18 तक के हम IT 16 तक के हमने डिस्कस किया था। ये क्या है, टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं कि 18 ग्रेड के टॉलरेंस बेसिकली दिए जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में। तो अगर ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा बात की जाए कि ग्राइंडिंग के द्वारा कितनी IT ग्रेड को प्राप्त किया जा सकता है, कितने क्लोज टॉलरेंस को प्राप्त किया जा सकता है, तो IT 6 को हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा अचीव कर सकते हैं। जितना IT नंबर छोटा होगा उतना टॉलरेंस क्या होगी, कम से कम होगी। जैसे जैसे IT का नंबर बढ़ता जाता है टॉलरेंस की जो टॉलरेंस होता है थोड़ा ज्यादा होता जाता है। मीन्स बात की जाए अगर सबसे फिनिश की तो IT 01 होता है, इसमें सबसे कम टॉलरेंस होती है। और अगर IT 16 दिया गया है तो इसमें टॉलरेंस सबसे अधिक होती है। IT 01, 02 बेसिकली बहुत ही फिनिशिंग प्रोसेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 34 नंबर की, इसमें पूछा गया इन केस ऑफ 30H7 D9 डिनोट्स, मीन्स 30H7 D9 द्वारा किसी मीन्स साइज को प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पर D9 किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो बात की जाए 534H7 D9 की, तो यहाँ पर जो 5 क्या है, ये डायमीटर का सिंबल है। 34 मीन्स जो बेसिक साइज है शाफ्ट का क्या है, 34 है। H7 क्या प्रदर्शित कर रहा है, H हो गया हमारा होल का फंडामेंटल डेविएशन, 7 हो गया होल का ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, D हो गया शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन, 9 हो गया शाफ्ट का ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो D9 किसको प्रदर्शित कर रहा है, D9 बेसिकली शाफ्ट के साइज को प्रदर्शित कर रहा है। होल को कैपिटल लेटर से और शाफ्ट को स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर, इफ ए गियर हैज 40 teeth with pitch circle diameter 240 mm, the module of the gear is, यह 240 mm पिच वृत्त व्यास के किसी गियर के 40 दांते होते हैं तो उस गियर का मॉड्यूल कितना होगा। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूल M बराबर क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, ये फार्मूला होता है मॉड्यूल निकालने का। यहाँ पिच सर्किल डायमीटर कितना दिया गया है, तो पिच सर्किल डायमीटर 240 mm दिया गया है। नंबर ऑफ टीथ कितना दिया गया है, तो नंबर ऑफ टीथ दिया गया है 40 दिया गया है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 6, तो उसका मॉड्यूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, पिच सर्किल डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ, पिच सर्किल डायमीटर दिया गया है 240, नंबर ऑफ टीथ 40 दिया गया है। जब इसको 240 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा, तो ये 6 क्या हो जाएगा, उसका मॉड्यूल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 36 नंबर का, what is the maximum length of the rod which can be kept in a room size 10 into 12 into 14 feet। कोई कमरा है जिसका हमें साइज दिया गया है 10 गुणे 12 गुणे 14, मीन्स लंबाई हो गई उसकी 10, चौड़ाई हो गई 12, ऊंचाई हो गई 14। ठीक, अगर इस साइज का कोई रूम है तो उसमें हम कितनी मैक्सिमम लेंथ की रॉड को उस रूम के अंदर रख सकते हैं। जब हम उसको क्या कर रहे होते हैं, डायगोनल फिट कर रहे होते हैं, डायगोनल अगर हम रॉड को रख रहे होते हैं तो कितने लंबाई का मैक्सिमम उसमें रॉड रखा जा सकता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें दिया क्या गया है, रूम की साइज लेंथ विड्थ इनटू हाइट दी गई है 10 12 14। तो मैक्सिमम साइज जो कि उस रूम में रखा जा सकता है लेंथ का, उसको निकालने के लिए हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है मैक्सिमम लंबाई की रॉड रखने के लिए किसी भी रूम में, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। लेंथ कितना है 10, स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, ब्रेथ 12, स्क्वायर 144, 14 हाइट स्क्वायर 196, तीनों को जोड़ेंगे तो 440 आ जाएगा। और 440 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 20.97 निकल के आ जाता है। यहाँ से आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये फार्मूला क्लियर है तो कोई भी अगर डाटा बदल दिया जाएगा तो आप लग सकते हैं। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट को कोई भी मान सकते हैं, ठीक, चाहे लेंथ को 10 माने या फिर ब्रेथ को 10 माने या फिर हाइट को 10 माने, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्तर उतना ही आएगा 20.97। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, उसके अप्रोक्सीमेट क्या दिया गया 20.96 दिया गया है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 37 नंबर, इन मास प्रोडक्शन पार्ट मेड टू डिफिनिट लिमिट ऑफ एरर इज कॉल्ड, मीन्स जब भी हम मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो पार्ट को कुछ एक लिमिट में बनाने की, एक लिमिट के एरर में बनाने की छूट दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस लिमिट में हम पार्ट को बनाने की छूट देते हैं उसे क्या कहते हैं,
टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या होता है? टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, टॉलरेंस क्या होता है? तो अपर लिमिट और हाई लिमिट के बीच का क्या होता है? लोअर लिमिट के बीच का अंतर होता है कि जिस लिमिट में कोई भी पार्ट बनाया जा सकता है उसकी क्या होता है? टॉलरेंस होता है। कि कोई भी कारीगर, कोई भी मशीन किसी भी दिए गए पार्ट को एग्जैक्ट साइज में नहीं बना सकता। अगर बनाएंगे भी तो टाइम क्या होगा? बहुत अधिक लगेगा। इसलिए उस बेसिक साइज पर कुछ प्लस और कुछ माइनस में बनाने की छूट दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। 38 नंबर, किसी भी कोण पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस समय किसी भी एंगल पर अगर समांतर रेखाएं खींचती है, पैरेलल लाइन खींचनी, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल या फिर क्लिनोग्राफ। तो आपने ड्राइंग के इक्विपमेंट में पढ़ा होगा सेट स्क्वायर। ठीक, सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है किसी भी एज के या किसी भी मीन्स कोण पर पैरेलल लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर सेट के रूप में आते हैं 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री। 9 नंबर की बात की जाए, द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग द इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ द जॉब। कोई हमारा जॉब है जो कि राइट एंगल पर फिनिश किया हुआ है, हमें इसकी इंटरनल इस सरफेस को और इस सरफेस को फाइलिंग करना है। यहाँ पर कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है, उस फाइल का नाम क्या है? क्लियर होना चाहिए। उसे हम कहते हैं हैंड फाइल। इसी का दूसरा नाम होता है सेफ एज फाइल। ठीक, इस फाइल की विशेषता क्या होती है? तो इस फाइल के एज पर बेसिकली दांते नहीं, एक एज पर सिंगल कट दांते होते हैं और दूसरी एज पर दांते नहीं काटे जाते हैं, पूरी प्लेन होती है। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट एंगल पर इनर साइड पर फाइलिंग करते हैं तो दूसरी सरफेस पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस शेप की सेफ रह जाती है। तो जब कभी भी हमें इस प्रकार के जॉब में फाइलिंग करनी है तो वहां पर सेफ एज फाइल या फिर हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 डिग्री को रेडियंस में बदलना है, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियंस। तो हमें पता होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बटा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने के लिए निकालना है? 30 डिग्री के लिए निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। ओके, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर क्या होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 25 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 25 माइनस अंडर रूट 5, इसका बेसिकली हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अपने पीडीएफ के द्वारा। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको वैसे समझाते हैं। एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी। ठीक, 25 प्लस अंडर रूट 5, 25 माइनस अंडर रूट 5। तो एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी गई है? a की वैल्यू 25 है, माइनस तो उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b के स्थान पे क्या है? अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आ जाएगा? 625 निकल के आ जाएगा। और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। 625 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 620 आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? 620 उत्तर आ जाएगा। ठीक, क्लियर होना चाहिए किसके रूप में लिखा गया है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा है। यहाँ पर फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बीजगणित का, तो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए, शीट धातु जेबों को बल प्रदान करने वाला प्रचालन क्या कहलाता है? ठीक, ऑपरेशन which provide strength to the sheet metal job, मीन्स एक ऐसा ऑपरेशन जिससे क्या है? शीट मेटल के जॉब को बेसिकली स्ट्रेंथ प्रदान किया जाता है, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है शेयरिंग का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लैंकिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया पियर्सिंग, चौथा दिया गया स्वेजिंग का। ठीक, तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए द ऑपरेशन व्हिच प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द शीट मेटल जॉब इज नोन एज शेयरिंग। ठीक, शेयरिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी शीट मेटल के धातु को बेसिकली बल प्रदान करते हैं। तो 42 नंबर का
सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयरिंग के द्वारा उसको बल प्रदान किया जाता है। कुछ अदर ऑप्शन देख लेते हैं कि ब्लैंकिंग या लंकिंग क्या होते हैं। तो बेसिकली शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द शीट मेटल इनटू टू और मोर पीस। कोई शीट मेटल है उसको दो या दो से अधिक पार्टों में सेपरेट करना, काटना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। ठीक, जितने छोटा होगा उतने क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी। अगर लंबा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, थोड़ी बहुत कम होगी। मान लीजिए कोई शीट मेटल का हमने काम किया, अब जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट लग गए या फिर बच गए साइड में, अगर उसको हम नहीं काटेंगे तो क्या होगा, वहां पर हमारा कुछ ना कुछ डिफेक्ट उत्पन्न करेगा। जब उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, वहां से अलग कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, हमारी मजबूती आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए कि ब्लैंकिंग की क्या होती है, तो ब्लैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट ए प्रीडिफाइंड शेप फ्रॉम द शीट मेटल। मान लीजिए ये कोई हमारा शीट मेटल वर्गाकार है, इसमें हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को काट के बाहर निकालना है। ठीक है, जहां पर ये हैचिंग किया गया है इस पार्ट को हमें काट के बाहर निकालना है। ठीक, बट ये पूरा पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, शेप का शेप हमारा पूरा बाहर आना चाहिए। तो एक प्री डिफाइंड शेप को शीट मेटल से काट कर बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, ये ब्लैंकिंग का ऑपरेशन कहलाता है। ठीक, आपने ड्रिलिंग पढ़ा होगा, तो ड्रिलिंग में क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पर होल बनाना है तो इसको हम ड्रिल के द्वारा पूरे मटेरियल को चिप्स के फॉर्म में निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमें यही होल बनाना है तो हम इस पूरे मटेरियल को न निकाल करके अगर हम इस वाले मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं तो ये वाला जो पूरा हमारा मेटल होता है सिर्फ बच जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो ब्लैंकिंग के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक, इसी के विपरीत एक नेक्स्ट होता है पियर्सिंग, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो पियर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग स्मॉल सिलेंड्रिकल होल इन द शीट मेटल। किसी भी शीट मेटल में स्मॉल सिलेंड्रिकल होल काटना ही क्या कहलाता है, पियर्सिंग ऑपरेशन कहलाता है। ठीक, जहां पर बहुत ही कम क्वांटिटी में मेटल को रिमूव किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि शीट मेटल को फोर्स मींस ऑपरेशन स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जो एक्स्ट्रा होते हैं मेटल उसको हम काट करके अलग कर देते हैं। 43 नंबर, फॉर टिक वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस इज। टीआईजी वेल्डिंग में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो टिक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये जो वेल्डिंग होती है इनर्ट एटमॉस्फेयर में की जाती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है जो भी इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, तो कौन सी गैस यहाँ पर इनर्ट गैस है, तो एसिटिलीन हाइड्रोजन, ये दोनों इनर्ट नहीं है, रिएक्टिव गैसेस होती हैं। यहाँ पर निकल के आ जाता है आर्गन। आर्गन क्या होती है, एक प्रकार की इनर्ट गैस होती है। अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं दिया गया, वहां पर हीलियम दिया गया है, तो हीलियम के तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हीलियम भी क्या होती है, एक इनर्ट गैस होती है। तो ज्यादा से ज्यादा टिक वेल्डिंग में हीलियम और आर्गन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गैस वेल्डिंग में C2H2, इसका सिलेंडर का कलर कैसा होता है, मैरून होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट 44 नंबर की बात की जाए, 44 नंबर क्वेश्चन की, ये जिग इज यूज्ड फॉर। जिग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इजी मूवमेंट ऑफ जॉब, होल्डिंग द जॉब, सेटिंग वर्क पीस ऑन द जॉब, होल्डिंग एंड गार्डिंग द टूल। मीन्स जॉब के सुगम चालन के लिए, या जॉब को पकड़ कर रखने के लिए, जॉब में वर्क पीस को जोड़ने के लिए, या उपकरण को पकड़ रखने तथा निर्देशन के लिए। तो जिग का प्रयोग कब करते हैं, तो जॉब को होल्ड करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके साथ साथ फिक्चर के बारे में पूछा जाता है, तो फिक्चर क्या करता है, वो केवल जॉब को होल्ड करता है। ठीक, मिस टूल को होल्ड कर, टूल को गाइड नहीं करता है, क्योंकि जो वर्क पीस है हमारा उसी को होल्ड एंड क्लैंप करता है, लेकिन टूल को गाइड नहीं करता है। जिग क्या करता है, होल्डिंग के साथ साथ टूल को गाइड करने का भी कार्य करता है। तो जिग और पिक्चर के बीच कुछ बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड ये। पार्श्व ये से युक्त एक क्यूब का आयतन क्या होगा, ए क्यूब या ए क्यूब अपॉन 2, ए की पावर 4 या ए की स्क्वायर। तो कोई क्यूब है, घन है, जिसका साइड क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो साइड ए है, तो उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए का क्यूब। ठीक,
इस घन का अगर हमें आयतन निकालना है तो उसके भुजा का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब भुजा की वैल्यू क्या दी गई है, ए दी गई है, तो ए क्या क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, जो भी साइड दी गई उसी का क्यूब निकालेंगे तो हमें फार्मूला वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए 46 नंबर क्वेश्चन की, द वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, इस निम्नलिखित युगपत समीकरणों में से y का मान निकालिए। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, समीकरण क्या दिया गया हमें, पहला समीकरण दिया गया 5x + 3y = 14, दूसरा समीकरण 2x + 7y = 23। यहाँ हमें करना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को गायब करना होगा। ठीक है, तो x को गायब करने के लिए क्या है कि दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। फिर उस दशा में हम क्या करेंगे, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करते हैं तो x अपने आप नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 और 2 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 10 आया। ठीक, इस दोनों जगह x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले वाले इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x, 2 5 जा 10x, 2 3 जा 6y, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा। दूसरे इक्वेशन में क्या होना चाहिए, 10x होना चाहिए, तो इसके लिए इसे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो दूसरे इक्वेशन को हमने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया। ठीक, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10x, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35y, 5 को 23 से गुणा करेंगे 115 निकल के आ जाएगा। वैसे भी अगर हमें दो समीकरण में वैल्यू बराबर करनी है तो 5 को क्या करना होगा, इसके अंक से गुणा करना होगा और इस समीकरण को इसके अंक से गुणा करना होगा। मीन्स इस वाले इक्वेशन को 2 से गुणा करना होगा, इस वाले इक्वेशन को 5 से गुणा करना होगा, वही हमने यहाँ पर किया है। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर रहे हैं, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 35 में से 6y जाएगा तो 29y बचेगा। यहाँ पर 115 में से 28 माइनस करेंगे तो 87 बचेगा। ठीक, 10x में से 10x गया, कट गया, 35y में से 6y गया, 29y बचा, 115 में से 28 को माइनस किया 87 बचा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 87/29। y की वैल्यू कितनी हो गई, 87/29 हो गई। चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो 87/29 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1 गैलन इज इक्वल टू, बेसिकली पूछा गया है यहाँ पर धारिता के बारे में कि 1 गैलन की वैल्यू लीटर में कितनी होती है। तो 1 गैलन बराबर होता है 47.456 लीटर। कितने के बराबर होता है, 4.546 लीटर, 4.546 लीटर के बराबर होता है 1 गैलन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर की तरफ। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड ए बी एंड सी इज गिवन बाई √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। कोई एक त्रिभुज है, अगर हमें उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है √s ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर s माइनस बी, और फिर तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी। तो यहाँ पर जो शब्द s प्रयोग किया गया है, s का मतलब क्या होता है, s की वैल्यू कितनी होती है। तो यस क्या होता है, हाफ एरिया होता है, मीन्स हाफ a प्लस बी प्लस सी का हाफ होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन में दिया गया है कि s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2। जो भी a प्लस बी, ए बी सी जो उसके साइड दिए गए हैं, उन साइड को क्या करना है, जोड़ करके मीन्स पेरीमीटर का हाफ कह सकते हैं, उसका अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है यस। अब s को हम प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक साधारण षट्भुज के दो पार्श्वों के बीच अंतर्विष्ट कोण क्या होगा, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। कोई एक हमारा रेगुलर हेक्सागोन है, मीन्स एक सम षट्भुज है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि इसके मीन्स दो पार्श्वों के बीच का कोण कितना होगा, मीन्स यहाँ पर कोण कितना होगा, इसके दो मीन्स पार्श्व दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होगा, यही आपको निकालना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने PDF की तरफ। तो जब भी हमें क्या करना होता है, कहीं भी
एंगल निकालना होता है इंटीरियर, तो 60 में हमें आउटर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी अगर एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हमें आउटर एंगल निकालना है, तो इसके लिए 60 फार्मूला होता है 360/n। अब n क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ साइड होता है कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, उसको अगर भुजाओं की संख्या को, ठीक भुजाओं की संख्या से हम 360 को डिवाइड कर दें तो जो निकल के आता है उसका आउटर एंगल निकल के आता है। अब आउटर और इनर का जोड़ 180 होता है, तो अगर हम 180 में से आउटर को घटाएंगे तो इनर पता चल जाएगा। जैसे हेक्सागोन की बात की गई है, तो हेक्सागोन में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं, ठीक। अब 360 को हमने डिवाइड कर दिया 6 से, तो कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हेक्सागोन का साइड है ये आउटर सरफेस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आउटर सरफेस के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो आउटर का कोण कितना हो गया, 60 हो गया, तो इनर का कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 होता है। तो अगर हम घटाते हैं 180 में से 60 को तो कितना निकल के आ जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना होता है, जो समबाहुभुज होता है, इस जो हेक्सागोन होता है उसके आंतरिक कोण कितने होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं, और बाह्य कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब इसी को अगर हम त्रिभुज पे इंप्लीमेंट करके देखें तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। हमने डिवाइड किया 360 को 3 से, तो निकल के आ गया हमारा कितना, 120 डिग्री निकल के आ गया। तो ये 120 डिग्री क्या हो गया, ये आउटर एंगल हो गया 120 डिग्री का। अब अगर 120 को हम माइनस करते हैं 180 में तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। मींस त्रिभुज के अंतः एक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। हमें पता है कि त्रिभुज का अगर समबाहुभुज त्रिभुज लेते हैं, ठीक, तो वहां पर समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रत्येक तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी बहुभुज के लिए कोण को निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले आउटर कोण निकालने के लिए 360 को n से डिवाइड करना है, ये जो निकल के आएगा उसका आउटर कोण आएगा। इनर कोण निकालने के लिए इसको हमें 180 में से माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगा इनर कोण निकल के आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 50 नंबर की, इन ये ड्रिल जिग व्हिच पार्ट इज हार्डेंड। बेसिकली जो ड्रिल जिग होती है उसमें किस पार्ट को हार्ड किया जाता है, किसको हार्ड और टेम्पर करते हैं, इसी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बात की जाए ड्रिल जिग की तो वहां पर उसके किस पार्ट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है जिग बॉडी, बॉडी एंड बुश, बुश एंड नन ऑफ दिस। तो आपके हिसाब से इस पर क्या सही होना चाहिए, आप लोग सोच सकते हैं 1 मिनट का टाइम लेके। तो यहां से अगर बात की जाए कि ड्रिल जिग में किस पार्ट को हार्ड किया जाता है, तो उसके बॉडी को और बुश को हार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। इन ये जिग व्हिच पार्ट इज हार्डेंड, बॉडी एंड बुश। तो 50 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था हमारा पेपर। अब अगर बात की जाए थोड़ी बहुत जिग के बारे में बात की जाए, सॉरी जिग और बुश के बारे में बात किया, तो जिग हमने भी ऊपर देखा था कि टूल को गाइड करने के लिए, वर्कपीस को क्लेम करने के लिए मास प्रोडक्शन में जिग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बुश क्या होते हैं, तो बेसिकली कोई भी ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग ऑपरेशन करते समय होल्स में इसको मीन्स होल को सुधारने के लिए, फिर उसको मीन्स बनाने के लिए वहां पर जो कटिंग टूल होते हैं, ड्रिल, रीमर, टैप, इसको गाइड करने के लिए, सही स्थिति में बनाए रखने के लिए बुश का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हार्ड और ग्राइंड किए हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज बुश कई प्रकार के होते हैं, प्रेस, फुट, रिनीवल, लाइनर बुश, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले आने वाले वीडियोस में, जहां पर भी बुश के क्वेश्चन आएंगे। तो ये थे बेसिकली 50 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया 2 वीडियो को मिला करके, ठीक। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। ये पेपर हमने लिया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, ठीक, जिसका एग्जाम डेट था 22/12/2012, ठीक। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उस डाउट को समझने के लिए, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।